सबसे पहले तो देखो बात कर लेते हैं GRF अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने GRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो GRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको नेट सेट PhD एंट्रेंस इन सब की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जाएगी, जहां पे डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे के सारे पेपर 2 हैं जो अवेलेबल हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे, जहां पे वीडियो लेक्चर्स, PYQ सॉल्यूशन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अगर आप हिस्ट्री पेपर 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस है जो आपको करवाया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और पेपर 1 में हम एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर द पेपर 1 UGC नेट के लिए। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 9 के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके सेट के एग्जाम होने हैं, जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में PhD के एग्जाम होते हैं, उनके लिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट नेट एग्जाम होगा उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं पेपर 1 में, स्पेशली इन द यूनिट 9 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये सारी चर्चा है आज के सेशन में होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इसमें बेसिकली एक स्ट्रेटजी है मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि अगर 5 क्वेश्चन आपके आए, अगर एनवायरमेंट में अगर 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाए तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो। इस तरह की स्ट्रेटजी है जो आपके सामने मैं आज डिस्कस करूंगा फॉर द पेपर 1। यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अगर आपके पास में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 के 5 आपके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। यानी 10 में से 10 नंबर आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कैसे ला सकते हैं, वो स्ट्रेटजी है आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। और ये गाइज राइट टाइम है आपको गियर अप करने का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मुद्दा आज का रहेगा गाइज, एक तो कि जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी कि यूनिट 9 जो है, जो हमारा NTA का जो सिलेबस है 2023 टारगेट हम करके चल रहे हैं, उसके एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के सेशन में हम देखेंगे, कौन से बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन कौन से आपको यूज करने हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको यूज करनी है। तो ये सारी की सारी चर्चा है जो आज के सेशन में हम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी हम प्रॉपर एक आपका एक मैं रोड मैप आपको देना चाहता हूं यूनिट 9 के लिए, कि आप किस तरह से आने वाली जर्नी को तय करोगे, ठीक है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक रोड मैप है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर नेट, ठीक है, फॉर नेट एग्जाम के लिए, फॉर सेट एग्जाम के लिए, ठीक है, PhD के एंट्रेंस के लिए, और जो भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट तो आपका हर जगह आएगा गाइस, है ना। अदर टीचिंग एग्जाम्स है, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यूनिट 9 है, टोटल आपके पास में 10 यूनिट है। पेपर 1 की मैं बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। UGC नेट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 का। पेपर 1 में टोटल यूनिट आपके पास में कितनी है गाइस? टोटल यूनिट है आपके पास में 10 यूनिट, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिट 9 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी है जो हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 9 की चर्चा है जो आपके सेशन में मैं करने वाला हूं। नाउ सबसे पहले देखो, कोई भी चीज आप स्टार्ट करो, है ना, कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले जो सिलेबस होता है, ऑफिशियल सिलेबस होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। सिलेबस भी कैसा? ऑफिशियल सिलेबस। तो ऑफिशियल सिलेबस की मैं बात करूं तो NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका, ये वाला ऑफिशियल सिलेबस आपका यूनिट 9 का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का,
इसमें आप देखोगे तो आपके पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल आपके पास में 8 टॉपिक हैं जो दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कम से कम 50 to 60 टॉपिक्स आपके क्या है, हिडन टॉपिक्स हैं। आप मान के चलो लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्या है, इसमें हिडन है, जो आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो है ऑलरेडी हिडन। तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। यानी कि जब भी तैयारी स्टार्ट करो तो ये 50 के लगभग जो हिडन टॉपिक्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे कहीं पे भी आपका ओजोन नहीं लिखा हुआ है। ओजोन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ओजोन से भर के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपको ये जो सिलेबस है ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। ये 8 जो टॉपिक है, इनके जो सब टॉपिक्स हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा और उनको कहां से पढ़ना है, कौन सी सोर्स से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है इसका जो आधार है पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर हुए हैं, स्पेशली मैं बोलूं तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो एनटीए की, तो 2018 के बाद आपका पैटर्न चेंज हुआ था। तो 2018 से लेके 2022 तक के जो भी आपके पेपर्स हैं, है ना, प्लस सिलेबस, ठीक है, प्लस आपको जो न्यू ट्रेंड है एनटीए का, जो न्यू ट्रेंड है उसको देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी है वो बनानी चाहिए। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये इन्हीं चीज को देख के मैंने ये स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए बनाई है। ठीक है, चलिए। सर एवरीडे क्लास होगा एट 10 AM? यस, एवरीडे आपका क्लासेस होगा। आपको यूट्यूब का डिटेल टाइम टेबल है वो दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है, यूनिट 9 का पहला टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक है आपका डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब देखो सिंपल सा एनटीए ने तो दे दिया कि विकास और पर्यावरण, बस विकास एवं पर्यावरण, इसके आगे उसने कुछ नहीं दिया। अब गाइस ये आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहले टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूं। यहीं से आपके टॉपिक्स हैं वो हर साल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। तो पहले टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो देखो आपको बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स मतलब जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट शब्दावलियां है वो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज, अब शब्द कैसे पता होने चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट किसको बोलते हैं, इकोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है, इकोटोन किसको बोलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है। जब भाई पर्यावरण पढ़ना स्टार्ट करोगे, एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। जब भी एनवायरनमेंट पढ़ना स्टार्ट करो तो बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैं पहला टॉपिक बता रहा हूं कि पहले टॉपिक में आपके सब टॉपिक्स क्या क्या होते हैं गाइस। ठीक है, ये होगा। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ये आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कोई चीज आप बनाओ, जैसे आप कोई ब्रिज बनाओ या कोई डैम बनाओ, उस डैम जो एनवायरनमेंट को कैसे फायदा पहुंचाता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, इतनी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी एनवायरनमेंट पढ़ो, है ना। इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे पहले पता होने चाहिए। ये तो देखो हो गया बेसिक की बात। अब मैं बात करता हूं, इसमें दो चीजें दी हैं आपकी, एक तो एमडीजी और एक एसडीजी। इसका मतलब यही है एमडीजी एंड एसडीजी। अब ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर आप थोड़े से एक दो पेपर आपने दिए हैं तो आपको ये शब्द देख के ही पता लग गया होगा, एमडीजी और एसडीजी।
एवरी शिफ्ट, है ना, पिछले 2-3 साल का आप ट्रेंड देखोगे, हर एक एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, पक्का मिलता है यहां से क्वेश्चन एसडीजी और एमडीजी में। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो जहां पे एमडीजी एंड एसडीजी आपका आता है, तो सबसे पहले तो देखो ये जो गोल्स है एमडीजी और एसडीजी गोल्स, इनके सारे के सारे 8 के 8 गोल आपको पता होने चाहिए और 17 के 17 गोल्स, ठीक है। इनकी नंबरिंग आपको पता हो, है ना। आपसे पूछ ले कि भाई हंगर के लिए कौन सा गोल है ना, हंगर के लिए, है ना, भूखमरी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सर गोल नंबर 2 है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हेल्थ के लिए कौन सा गोल है, तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हेल्थ के लिए कौन सा एसडीजी गोल है। आपसे पूछ ले कि शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए कौन सा गोल है, एजुकेशन के लिए कौन सा गोल है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं पूछ लूं आपको वाटर के लिए कौन सा गोल है, गोल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पूछ लूं कि कौन सा एमडीजी है जो आपका पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो सबसे पहला सवाल आपका नंबरिंग से आता है। आपको एक एक गोल की नंबरिंग पता हो, कौन सा गोल किसके लिए है ये पता हो। इस बार के एग्जाम में इंडिकेटर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको इंडिकेटर और टारगेट, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और टारगेट है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक गाइस इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, सरकारी योजनाएं आपको पता ही होनी चाहिए एसडीजी और एमडीजी से। स्पेशली ऐसी योजना आपको पता होनी चाहिए जो करंट अफेयर में आपकी चल रही है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए सबको। इतनी बात समझ में आई एवरीवन, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड गोल कौन सा है आपका 4, हेल्थ से रिलेटेड कौन सा है गोल नंबर 3, वाटर से रिलेटेड गोल कौन सा है एक बार कमेंट करके बताओ, गोल नंबर 6, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी से कौन सा है गोल नंबर 5। तो इस तरह की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए जब एसडीजी और एमडीजी आप पढ़ो। इंडिकेटर्स आपको पता होनी चाहिए, टारगेट्स आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहां से। एक आपका यह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एसडीजी गोल से रिलेटेड कोई आपके इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन आपके निकलते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे मैं पूछ लूं आपसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, जैसे आपसे पूछूं मैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, यानी ये जारी कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर नीति आयोग जारी करता है। मैं आपसे पूछ लूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। इस तरह के सवाल हैं जो आपके एसडीजी और एमडीजी गोल से आपके बन सकते हैं। तो इतना आपको प्रिपेयर करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टेड चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो यहीं से घूम फिर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एसडीजी एमडीजी से कहां से पूछे जाते हैं, गोल्स के, कि कौन सा गोल कौन सा है, एसडीजी कौन सा है और एमडीजी कौन सा है। यानी कि एक सवाल ये भी आपका आता है यहां से कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई एसडीजी एंड एमडीजी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस तरह के, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आगे चलूं मैं, पहला टॉपिक सबको क्लियर है, एक बार क्लियर है तो मुझे थम्स अप करके बताओ। कोई आपसे पूछे कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतनी बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर इतना तो समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना, या नेट के बारे में भी सोच रहे हैं, सब एक बार कमेंट करके बता दो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा से सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। पहला टॉपिक तो ये हो गया। अब देखो मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक की, ह्यूमन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज
एंड देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। पढ़ने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा ये टॉपिक, मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। इसमें हिंदी में आप देखोगे तो मानव और पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे हैं। सिंपल कि जो ह्यूमन बीइंग है और एनवायरमेंट है उनके संबंध कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आग जलाई, ठीक है, फायर, तो फायर से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी से धुआं निकलेगा, पोल्यूशन होगा। आपने डैम बनाया, डैम से क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, या ठीक है डैम कोलैप्स हो जाए। तो हमने माइनिंग की, खदान की, उससे आपके होल्स हो सकते हैं, ठीक है, उससे भूकंप आएगा तो नेचुरल हैजार्ड्स आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो मतलब कि जो मानव जो क्रिया करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज करता है और पर्यावरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये है आपका सेकंड वाला टॉपिक्स। बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहां पे इस टॉपिक में आपको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, यानी कि जो मानव है, हम लोग हैं, हम और जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण है, वो परस्पर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, माइनिंग की, तो उस माइनिंग के यहां पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। जैसे आपने क्या की, कोल माइनिंग की, कोयले की खान आपने बना दी, तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, पर्यावरण पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है, यहां पे ये लिखा हुआ है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव जनित क्रिया, मानव जनित क्रिया। अब इस मानव जनित क्रिया का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार मुझे बता दो, बस जल्दी से बताओ। अभी बात बाद में करेंगे, एक बार आप सब लोग सिलेबस को समझ लो, क्योंकि कल से धुआंधार पढ़ाई आपकी स्टार्ट होने वाली है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस सिलेबस को अच्छे से समझोगे तब कल की क्लास आपको समझ में आएंगी। और इस बार क्लास ऐसी होगी कि जेआरएफ वाली होगी, है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी क्लासेस है जो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए पहले सिलेबस समझोगे तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको। क्या क्या हो सकता है बताओ, पोल्यूशन हो सकता है ना, पोल्यूशन हो सकता है आपका। इसके अलावा देखो, अर्थक्वेक जब आएगा तो जहां पे माइनिंग हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या होंगे, हमारी मानव जनित क्रिया के प्रभाव होंगे, कोल माइनिंग के। डिजीज हो सकती हैं, जैसे, है ना, कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे ब्लैक लंग डिजीज हो सकती है, ब्लैक लंग डिजीज से इस बार क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और उसका प्रभाव। अब इस टॉपिक में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है। जैसे आपकी माइनिंग हो गया, है ना, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हम करते हैं, ठीक है, खदान हो गया, कृषि आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप बता दीजिए और क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक बार मुझे बताओ कि मानव जनित क्रियाओं में क्या क्या आती हैं। जैसे आपका डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम्स आपने बना दिए, आपने रोड्स आपने बना दिए, ठीक है। आप और क्या कर सकते हो, डिफोरेस्टेशन आप कर सकते हो, पेड़ों की कटाई हम कर सकते हैं, उससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप नए नए टाउन हमने बसा दिए, टाउनशिप हम कर सकते हैं ना, नगर आपने बसा दिए, बड़े बड़े शहर आपने बसा दिए, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने बना दी। ये सब की सब चीज किस में आती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में। और इन सब का हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही होता है
इंडस्ट्री हमने लगा दी, वेरी गुड, ठीक है, इंडस्ट्री हमने लगा दी, उद्योग धंधे हमने लगा दिए, उद्योग हमने लगा दिए। तो ये सब क्या है, मानव जनित क्रिया है। अब उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो सवाल कैसे आएगा आपसे, सवाल ये आएगा कि फर्टिलाइजर जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उनका हमारे सोयल पे क्या प्रभाव पड़ता है, सोयल पर प्रभाव क्या पड़ सकता है, बताओ। जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं भाई, केमिकल फर्टिलाइजर कब यूज करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर में तो यूज करेंगे ना, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में यूज करेंगे। अब कृषि के सोयल पे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं भाई, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकती है हमारी भूमि, है ना, क्योंकि ये केमिकल्स इसमें जाएंगे। हमारी सोयल जो है उसकी सैलिनिटी बढ़ सकती है, सैलिनिटी यानी जो लवणता है, लवणता उसकी इंक्रीज हो सकती है ना, उसमें जहर, जहर इन द सेंस कि थोड़ी सी पॉइजनस वो हो जाती है अगर आप केमिकल्स यूज करते हो, तो ये उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आपका आ सकता है ना, क्लियर। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं गाइस तीसरे टॉपिक की, इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो देखो लोकल लेवल पे हो सकता है, एक रीजनल लेवल पे हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। जैसे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे कैसे कैसे पर्यावरण मुद्दे हो सकते हैं आपके। जैसे लोकल लेवल पे क्या हो सकता है कि आपका पोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ग्लोबल लेवल पे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज आपका क्या है, एक ग्लोबल मुद्दा है, ठीक है। अब यहां से आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, कुल मिला के इसको मैं बोलूं तो ये पोल्यूशन वाला टॉपिक है आपका, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है इस टॉपिक में, प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, और उनके प्रदूषक क्या क्या है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा उनका निवारण आपको पढ़ना है, निवारण यानी उसकी रोकथाम के लिए क्या चीज की जानी चाहिए। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि आपको जितने भी पोल्यूशन है उनके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वो किससे होते हैं, उनके पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जितने भी पोल्यूटेंट है ना। उसको मतलब उसकी रेमेडी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन हो रहा है, यानी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए आप क्या करोगे ये आपको पता होना चाहिए, रोकथाम। क्लियर एवरीवन। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस बार भी काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जैसे पूछ लिया कि वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है आपका, सोइल पोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन से इस बार काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा आपका सोइल हो गया, वाटर हो गया, ये हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, पोल्यूशन होते हैं। इस बार देखो नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसी में देखो जब मैं पोल्यूटेंट की बात करता हूं तो इसमें जैसे पोल्यूशन किससे होता है, जैसे गैसेस से हो सकता है। अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं तो गैसेस से हो सकता है। इस बार देखो ओजोन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं सीधा सा बोल दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो घूम फिर के आपको क्या करना है दूसरे वाले टॉपिक में, सिर्फ और सिर्फ जितने टाइप के पोल्यूटेंट हैं, पोल्यूशन है, पोल्यूशन के प्रकार सारे पढ़ लो, ठीक है। वो पोल्यूशन किससे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जैसे
आपका इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, आपका एक आउटडोर एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। जो एयर पोल्यूशन होता है वो किससे होता है? पोल्यूटेंट से होता है। तो दो प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं आपके, प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो क्वालिटेटिव कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस लेवल तक आपको पढ़ना है। जैसे एयर पोल्यूशन की मैं बात करूं, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण है वो होता क्या है। सबसे पहली बेसिक चीज है कि होता क्या है। उसके बाद में कौन कौन से आपके प्रदूषक हैं, यानी पोल्यूटेंट कौन से हैं आपके, पोल्यूटेंट कौन से हैं। पोल्यूटेंट की मैं बात करूं तो आपके कौन से होते हैं, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया आपका, एक आपका हो गया सेकेंडरी। एक को बोलते हैं कि प्राथमिक और दूसरे को बोलेंगे द्वितीयक, सेकेंडरी। एक तो प्रकार ये हो गया, ठीक है, पहला प्रकार। अब देखो पहला प्रकार। दूसरा प्रकार प्रदूषक का इसमें क्या होता है, एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। ये अपन नीचे से ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद भी आपका जैसे पोल्यूटेंट की बात की तो मैंने बात की कि SO2, तो आपसे पूछ लेगा कि SO2 प्राइमरी है सेकेंडरी, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि SO2 का निकलता कहां से है भाई, कौन सी फैक्ट्री से निकलता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि SO2 का सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन सा देश करता है। इस बार का क्वेश्चन आपको बताता हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था CO2 का, कि CO2 का उत्सर्जन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है। तो इंडिया की रैंक है उसमें 3rd और चाइना है उसमें 1st। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। SO2 की मैं बात करूं तो इंडिया सबसे ज्यादा उत्सर्जन उसका करता है, ठीक है। देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहां से पूछे जाएंगे। अब ये तो मैंने बात की एयर पोल्यूशन की। ऐसा प्रश्न आपका आ सकता है वाटर पोल्यूशन से भी आ सकता है, आपका सोइल पोल्यूशन से भी आ सकता है आपका, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, मैं नॉइज पोल्यूशन का आपको इस बार का क्वेश्चन बताता हूं, है ना। मैं नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण की मैं बात करूं तो नॉइज पोल्यूशन से आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए थे आपको बताता हूं। इसमें पूछा गया था कि जैसे नॉइज का जो फॉर एग्जांपल साइलेंस जोन की का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइलेंस जोन में नॉइज पोल्यूशन की लिमिट क्या है ना। साइलेंस जोन में नॉइज पोल्यूशन की लिमिट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसे कोई ऑप्शन आएगा आपके पास में, आपसे साइलेंस जोन की जगह इंडस्ट्रियल पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया में नॉइज पोल्यूशन की लिमिट बताओ, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न हैं जो इस बार के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। आया था ना क्वेश्चन, इस बार आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये पता होगा कि पोल्यूशन से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक इसमें देखो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल रट के रखो, पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे आपसे पूछूं मैं कि क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, कितने ग्रीन हाउस गैसेस है, उनके नाम आपको पता होने। 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पोल्यूशन का। दूसरे टॉपिक पे चले। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ये 4 टॉपिक, ठीक है। ये हमने देख लिया 4 टॉपिक को। 5th इंपैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। यहां से देखो क्वेश्चन आपके आते हैं, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है डिजीज वाला। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो टाइफाइड से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, एक बार बता दो बस। इस बार जो क्वेश्चन आया था 2020 में टाइफाइड से आपका क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो यहां पे क्या करना है कि पोल्यूशन से होने वाली बीमारी आपको पता होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कुछ सवाल बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो यहां से पूछा गया है कि पोल्यूटेंट मैंने अभी आपको बताया कि प्रदूषक और उसके प्रभाव, इंपैक्ट। प्रभाव, ठीक है, ये तो आता है क्वेश्चन। अब आप ही बता दोगे, देखो कितना सिंपल सवाल है ये। मरकरी से कौन सी बीमारी होगी बताओ, नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होगी, एक बार बताओ सब लोग कमेंट करके, ठीक है, जल्दी से बता दो। मरकरी से कौन सी बीमारी होगी, नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होगी, कैडमियम से कौन सी बीमारी होगी, कैडमियम से कौन सी बीमारी होगी। एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका ये बनता है, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा। मैं टाइप 2 भी बताता हूं आपको, तब तक इसका आंसर सोचिए। टाइप 2 क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहां से टाइप 2 क्वेश्चन बनेगा जैसे टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया डिजीज है या वायरल डिजीज है, बैक्टीरिया से होगी या वायरस से होगी। पहली चीज, कौन से बैक्टीरिया से, अगर बैक्टीरियल है तो कौन से बैक्टीरिया से, और वायरस है तो कौन से वायरस से होगी। इस तरह के सवाल हैं जो आपसे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से मरकरी से कौन से मीनामाटा डिजीज होगी, मीनामाटा बीमारी होती है, ठीक है। नाइट्रेट से कौन सी होगी, नाइट्रेट से कौन सी होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होगी, ठीक है। और बताओ कैडमियम से कौन सी होगी, इटाई, उसको आउच डिजीज भी बोलते हैं, इटाई, और इसको आउच डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसे आपसे पूछ ले कि आर्सेनिक से कौन सी होती है, ब्लैक फुट डिजीज, तो आर्सेनिक क्या है, यहां पे प्रदूषक है ना। प्रदूषक किस है, पानी, वाटर पोल्यूशन करता है ये आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपसे इस वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। आई होप ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक सेशन में मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया है तो एग्जाम से जस्ट पहले मैंने एक सेशन लिया था और उसी में से आपका ये टाइफाइड वाला क्वेश्चन है जो निकल गया था। हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह की अप्रोच से हम पढ़ाई करेंगे कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वहां पे मिल जाए। ऐसा ही हुआ था, इस बार के एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिले थे, है ना। चले आगे चले। नाउ छठा क्वेश्चन देखो, ये जो छठा टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है ये, ऊर्जा संसाधन। इसमें देखो कुछ नहीं पढ़ना आपको, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सबसे पहला डिफरेंस ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं यहां से, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां से देखो एक क्वेश्चन आता है आपका कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका फैक्ट बेस सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहां से। एक देखो सवाल बनता है करंट अफेयर बेस्ड। अब मैं बात करूं कॉन्सेप्ट बेस की, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता हो गाइस। एक पता हो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ये आपको पता हो। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर क्रिस्टल पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल, उदाहरण आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से हैं। एक आपको पता होना चाहिए, जैसे हर बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर आपने पेपर्स देखे हैं तो आपको पता भी होगा। जैसे पूछ लिया कि भाई आपका सोलर एनर्जी में कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है, ठीक है।
विंड एनर्जी में कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है? कमेंट करके बताओ एक बार, आपको कितना पता है। जियोथर्मल एनर्जी में कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है? ये तो स्टेट वाइज पूछ लिया, आपको स्टेट भी पता होना चाहिए प्लस कंट्री भी पता होनी चाहिए। दोनों लेवल पे फैक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। और ये अच्छे से एक सेशन है जो एग्जाम से पहले ही हमने किया था, स्टेट की रैंकिंग, नेशनल लेवल की रैंकिंग, ग्लोबल लेवल की रैंकिंग, फैक्ट पे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं? बताओ। सोलर एनर्जी का क्वेश्चन आएगा कि आप सिंपल सा बता दोगे सर राजस्थान फर्स्ट पे है। विंड एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, तमिलनाडु बता दोगे सर तमिलनाडु फर्स्ट पे, गुजरात सेकंड पे। इस तरह से पूछे जाते हैं आपसे, है ना? तो ये हो गया। एक देखो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर बेस्ड में जैसे सरकार की योजनाएं आ गई, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपसे पूछ ली, गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन आपका आ गया, है ना? तो इस तरह के सवाल हैं जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज से बनते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? जैसे अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, जैसे विंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है ना? सोइल एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, सोलर, बायोमास, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट। इस बार न्यूक्लियर से बहुत क्वेश्चन आए। 2022 में न्यूक्लियर एनर्जी से काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए। स्टार्टिंग के जब एग्जाम हुए थे उसमें काफी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा था, विंड एनर्जी इसका न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए तो न्यूक्लियर फ्यूल कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, थोरियम। एक सवाल पूछ लिया था न्यूक्लियर एनर्जी से, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो देखो आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए जरूर से जरूर, रैंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसे सवाल आए। एक देखिए जैसे आया था कि जो थोरियम है वो कहां पे मिलता है, तो देखो थोरियम आंध्र प्रदेश और केरला। अगर भंडार की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और मैं प्रोडक्शन की बात करूं, है ना, तो आपका केरला में ज्यादा है। इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं हर बार, तो ये पता होना चाहिए, है ना? तो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, इसके अलावा ये हमने एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर ली। एक टॉपिक आपका नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। इस बार इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आए थे। जैसे अर्थक्वेक से क्वेश्चन आपका आता है, अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक के स्केल से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था, है ना? जैसे दो स्केल होते हैं, रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल। मर्कली स्केल स्केल से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था। भूकंप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ऐसे ही हो सकता है कि आपसे फ्लड से क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर में टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूं इसको, है ना? ये नेचुरल हैजार्ड्स जो टॉपिक है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा, इससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। इस बार आपको जान के ताजुब होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कि इसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें नेचुरल कौन सा है और मैनमेड कौन सा है। नेचुरल और मैनमेड में अंतर पूछ लिया आपसे, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अर्थक्वेक, आप ही बताना कि आपको आता है नहीं आता। फ्लड, ठीक है, और आपका फायर इन फैक्ट्री, और आपका डस्ट स्ट्रोम। अब आप बताओ इसमें मैनमेड कौन सा है और नेचुरल कौन सा है? नहीं बता सकते? मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे। ऐसा ही सवाल है जो इस बार पूछा गया था। तो आप सब बता दो कि भाई किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वो कौन सी है? मानव जनित आपदा है आपकी। ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है? ये सारी की सारी क्या है? ये क्या है आपकी? मानव जनित। ये मानव जनित आपदा है। तो इस तरह के सवाल हैं जो इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको अच्छे से याद रख लेना, भूलना नहीं। एक टाइप का सवाल तो ये हो गया आपका बेसिक से। टाइप 1 लिख लीजिए इसको, टाइप 1 क्वेश्चन आपका यहां से। अब मैं
बात करता हूं टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चन आ गया था इसमें कि दो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो गाइस इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपके पीएम होते हैं। पीएम क्या करते हैं? इसको हेड करते हैं। लेकिन सवाल क्या आया था कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, विच मिनिस्ट्री? ये 2022 का सवाल आपको बता रहा हूं, एनटी के द्वारा जो 2022 का पीवाईक्यू है, विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ही आता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? होम मिनिस्ट्री, यही होगा। तो इस तरह ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, आपको इस तरह का सवाल भी इससे आ सकता है ना? आ सकता है ना? देखो नेशनल लेवल पे आपका एनडीएमए होता है, स्टेट लेवल पे आपका होता है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डीडीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और नेशनल लेवल पे आपका एनडीएमए होता है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं, इसके सीएम होते हैं, और इसके डीएम होते हैं। इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस वाले टॉपिक में, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब 8वां जो टॉपिक है वो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, यहां पे आपका क्या है कि मैं सिंपल सा एक टॉपिक लिखता हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है इसमें पूछा जाता है जितनी भी एनवायरमेंटल कन्वेंशन है, एनवायरमेंटल कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है ना, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, एक इस टॉपिक में आपसे पूछा जाता है जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं, स्पेशली इंडियन एक्ट्स, स्पेशली इंडियन एक्ट्स। एक देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एनवायरमेंट के लिए दिया है, इस बार सवाल पूछे गए थे। संविधान में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्ट्स आपके दिए गए हैं, ये मोटा मोटा आपको इस टॉपिक में पढ़ना होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, और जो हमारे एक्ट्स दिए होते हैं। ठीक है, स्पेशली इंडियन एक्ट्स। जैसे आपको पूछ लेगा फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, पहली बार आपसे पूछ लेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक में। अब देखो, अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूं, 2022 के एनटीए की पेपर की बात करूं, तो देखो मॉनिटरियल प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा वाला प्यार हो गया था एनटी को। मतलब इतना प्यार कि हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आपका आ ही रहा था। ठीक है, सवाल कैसे आते हैं? सवाल ऐसे आते हैं, ईयर वाइज अरेंज करना। ठीक है, कि भाई मॉनिटरियल पहले आया, वियना पहले आया, क्योटो पहले आया, रियो समिट्स कब आई। एक आपसे टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन हो सकता है कि मॉनिटरियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है, सबको पता है। ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यहां से आपको जितनी भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको टिप्स पे रखना है सबको। ठीक है, एक अच्छी बात यह है दोस्तों एनवायरमेंट की, अगर एनवायरमेंट आपका अच्छे से क्लियर है तो आपकी जीके बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको एक वन गो में सारे याद करवा सकता हूं। शुरुआत कहां से होगी? 1971 में। देखो रामसर कन्वेंशन, क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना आपको। 1972 में आपका यूएनईपी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम स्टॉकहोम कन्वेंशन से आपका आता है। ठीक है, 1973 में साइट्स आपकी आ जाएगी। ठीक है, 1982 में नैरोबी आपका आ जाएगा। फिर 1987 में आपका ब्रूटलैंड कमीशन आ जाएगा, ब्रूटलैंड। फिर देखो 1985 में आपका यहां से वियना आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं 1 मिनट में आपका पूरा का पूरा बता देता हूं कि पढ़ना क्या है।
यहाँ पे मॉनिट्रियल आपका आ जाएगा 1987 में। फिर 1991 में आपका रियो समिट्स आपका आ जाएगा, है ना, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट, ठीक है। फिर 1994 में आपका जो डेजर्टिफिकेशन के लिए एक कन्वेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं UNCCD। फिर 1997 में आपका क्योटो आ जाता है, ठीक है। फिर 2002 में आपका रियो +10 आ जाता है। फिर 2012 में रियो +20 आ जाता है, ठीक है। फिर 2015 में आपका पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 2017 में आपका 2016 में किगाली आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके सारे के सारे कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे हिसाब से बहुत डुएबल है, आराम से इस सिलेबस को बहुत खुशी से आप आने वाले 3 से 4 महीने में मेरे साथ में कवर कर सकते हैं। अब देखो, इसके अलावा सबसे एक मुद्दा है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको पर्यावरण से रिलेटेड सारे के सारे करंट अफेयर नजर में रखने हैं, ठीक है। अभी से आप नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हो, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं वो आपको तैयार करने ही करने हैं। अब एक सवाल आता है कि सर इसको तैयार कैसे करें, है ना, आपके बारे में भी होगा, प्रिपेयर कैसे करें, सबके मन में सवाल होगा। एक सवाल ये होगा नए स्टूडेंट के सब मन में कि बुक्स कौन सी पढ़े, बुक्स कौन सी पढ़े, है ना, कौन सा यूट्यूब चैनल देखे। ये सारी चीजें आपके मन में होगी। तो देखो, इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूं, हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये आप मुझे दे दो। कुछ क्या देना है आपको, सिर्फ आपका टाइम देना है, डेली 1 आवर, डेली 1 आवर। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, 1 घंटा आपको देना है। मैं करवाऊंगा आपको पूरा का पूरा हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयर। बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, सारे के सारे आपको चीजें दी जाएंगी, नोट्स वगैरह सब दे दिए जाएंगे। यूट्यूब चैनल जिस पे आप पढ़ रहे हो उसी पे पढ़ते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली 1 घंटा आपको देना है। हम जैसे अल्टरनेट क्लासेस लगाएंगे, पहले हायर एजुकेशन की क्लासेस होंगी, फिर आपके एनवायरनमेंट की क्लासेस होंगी। आपको डेली 1 आवर देना है। आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस अटेंड करो और नोट्स पढ़ो। यहाँ से सारी की सारी चीजें हैं वो आपका ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। बस एक विश्वास रखना है, खुद के अंदर भी रखना है और टीचर के अंदर भी रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूटी रखनी है, सतत कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी कभी, है ना। लगातार आपको एफर्ट्स करने हैं, कंटिन्यू रहना है, रेगुलर क्लासेस देखनी है, ब्रेक्स बिल्कुल मत लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई काम हो, लेकिन 1 से 2 घंटा डेली अपनी पढ़ाई को आपको देना है। ये चीजें आप कर लोगे ना तो आराम से आपका एग्जाम है वो निकलेगा, खुशी खुशी एग्जाम निकलेगा, ठीक है।